हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 12 समझाने जा रही हूँ, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक बच्चे ने कमेंट करके बोला था कि मैम आप ये वाला चैप्टर करवाइए, तो ठीक है मैं आज यही करवा देती हूँ। तो एक्सरसाइज 12.1 के सम्स करवाऊंगी। इसमें कुछ फार्मूले हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े होंगे, उनको फिर से रिवाइज करना है। उन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड ये चैप्टर है, कुछ नया नहीं है। जो आपने 9th क्लास में किया है उसी पे बेस्ड आगे के क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, चलिए मैं करवाती हूँ। देखिए चैप्टर है चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और क्वेश्चन नंबर 1 है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। टू क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर ज्वाइंट एंड टू एंड। तो ऐसे बगल बगल में ऐसे रख के ज्वाइन कर दिए गए हैं। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो ये जो क्यूबॉइड बन गया है उसका सरफेस एरिया क्या है? तो आप लोग तो जानते होंगे क्यूब क्या होता है। क्यूब ऐसा एक ब्लॉक होता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इसके डायमेंशन को हम ए लेते हैं, ए मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारी। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। लेंथ कुछ और है, ब्रेथ कुछ और है और हाइट कुछ और है। ऐसा होता है ना, सारी चीजें एक जैसी नहीं होती। दो चीजें तो मिल सकती है, ब्रेथ और हाइट मिल गई, लेकिन लेंथ अलग है। तो ऐसा होता है क्यूबॉइड। जब दो क्यूब को हम जोड़ के रखेंगे आपस में तो वो हमारा क्यूबॉइड ही बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई? इस बात को समझने के लिए आप लोग ये एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो ये क्यूब तो नहीं है, ये दो बुक्स हैं, तो इनको अगर हम ऐसे एंड टू एंड ज्वाइन कर दें तो हम क्या देख रहे हैं कि इनकी लेंथ तो बढ़ रही है, इनकी लेंथ बढ़ रही है, लेकिन इनकी ब्रेथ और हाइट नहीं बढ़ रही है। ये बात समझ में आ रही है ना? जब हम एंड टू एंड ऐसे ज्वाइन करते, चाहे इधर से करें या इधर से करें, तो हम देख रहे हैं इनकी लेंथ बढ़ रही है। जो दो सेम क्यूब्स हैं उनको अगर हम ज्वाइन करके रखें तो उनकी लेंथ खाली बढ़ती है, ब्रेथ और हाइट नहीं बढ़ती। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो वही चीज इसमें मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्यूब तो नहीं है, लेकिन इससे ये मैंने दिखाया कि अगर एंड टू एंड हम ज्वाइन करते हैं तो इनकी लेंथ बढ़ जाती है। ठीक बच्चों, तो बस इसको ध्यान में रखना कि ये लेंथ बढ़ जाती है इससे। तो दो क्यूब्स को अगर हमने ज्वाइन किया तो इनकी लेंथ बढ़ जाती है। ठीक, तो पहले हमें निकाल लेते हैं जो हमारा क्यूब था, जो पहले क्यूब था उसकी साइड की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर होता है। ये तो ये फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन वॉल्यूम से हम साइड कैसे निकालेंगे? तो इसका क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये तो हमारा गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इससे हम क्यूब की साइड निकाल पाएंगे। इक्वल टू, ये दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब। ए क्यूब क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का वॉल्यूम जो ऐसे चौकोर है उसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, वॉल्यूम होता है ना। तो क्यूब में तो तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल होने की वजह से ए मल्टीप्लाई ए, तो कितना हो गया? ए क्यूब के इक्वल हो गया वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो ए क्यूब इक्वल टू हमारा है 64। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? तो ए क्यूब 64 है तो ए हमारा हो जाएगा 4। ये कैसे आया पता चला? ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? देखो इधर मैं लिख के दिखाता हूँ, ए मल्टीप्लाई ए। इसी तरह 64 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4। ये तो छोटी छोटी चीजें, ये आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो जब 3 बार ए का 3 बार 4 है तो एक बार ए का 4 हो गया। ये चीज क्लियर हुई? तो ए इक्वल टू 4 आ गया, मतलब साइड ऑफ द क्यूब हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब ये दो दो क्यूब एक साथ ज्वाइन कर दिए जाएंगे तो 4 सेंटीमीटर इसकी साइड है, 4 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो 8 सेंटीमीटर लेंथ हो गई जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा। तो देयरफॉर अब लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो हमारा क्यूबॉइड बन रहा है इससे, रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? तो सिर्फ लेंथ ही बढ़ी है, ब्रेथ और हाइट तो वही रही। तो ब्रेथ क्या हो जाएगी? ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड समझ में आ रहा है? तो सेम रहेगी वही 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी नहीं चेंज होगी, हाइट भी वही रहेगी। हाइट ऑफ द क्यूबॉइड भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है बच्चों, तो लेंथ हो गई 8, ब्रेथ हो गई 4 और हाइट भी हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, HIE।
तो अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो देखो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब ये कैसे आया ये भी मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल लेके। देखो सरफेस एरिया होता क्या है, पूरा एरिया, जैसे ये हमारा ये बुक है, ये ठीक है, ये क्यूबॉइड के शेप में है, इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये वाली हाइट है, ठीक है, दिख रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, जैसे खाली एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल का एरिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है ना, ये छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो अब इस क्यूबॉइड का पूरा सरफेस एरिया क्या होगा, एक सरफेस ये है, एक नीचे है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ, एक और नीचे वाला भी लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ। उसी तरह से 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट, और इधर भी लेंथ इंटू हाइट, 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट हो गया। इसी तरह से 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट इधर भी, और ब्रेथ इंटू हाइट इधर भी, ठीक है, समझ में आया। 6 फेसेस हुए, जैसे स्क्वायर में जैसे क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, तो 6 क्यों किया, क्योंकि किसी भी क्यूब हो या क्यूबॉइड हो उसके 6 फेसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 फेसेस होते हैं ना। तो क्यूब में तो सारे फेसेस इक्वल होते हैं क्योंकि उनकी लेंथ इक्वल होती है, सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इसलिए इसका सरफेस एरिया हो जाता है 6a स्क्वायर। लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग भी हो सकती हैं। इसलिए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए हम एग्जांपल लेके देखते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब 6 फेसेस तो हैं लेकिन अलग अलग, लेंथ इंटू ब्रेथ के 2 फेसेस हैं और ब्रेथ इंटू हाइट के 2 फेसेस हैं, एंड लेंथ इंटू हाइट के भी 2 फेसेस हैं, लेंथ इंटू हाइट के भी 2 फेसेस हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसलिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो कि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स हाइट इंटू लेंथ, ये 2 बाहर लिख रखा है, सारे 2 टाइम्स है, इसलिए इस तरह का इसका फॉर्मूला बन गया। तो बस अब हम लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, सरफेस एरिया शॉर्ट में लिख देती हूँ, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स, पहले अपना फार्मूला लिख लो, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब बस अपना वैल्यू पुट अप कर दो इसमें, 2 टाइम्स लेंथ हमारी क्या हो गई थी 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू ब्रेथ है 4 प्लस ब्रेथ हमारा है 4 और हाइट भी 4 है, प्लस हाइट है 4 और लेंथ है 8। तो बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 टाइम्स 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32, ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम्स क्या होगा 32 हो गया 64 और 16 हो गया 80, तो 2 टाइम्स 80 इक्वल टू हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये चीज समझ में आए। तो बस इसी तरह के सम्स हैं, इनको थोड़ा सा इनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप लोग इनका कंसेप्ट क्लियर करके समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा, आप समझो पूछा क्या जा रहा है, दिया क्या है और पूछा क्या जा रहा है। ये क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, ये तो आप लोगों ने सीखा है पिछली क्लासों में भी, समझ में आया है नहीं, ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आ गया समझ में, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मैंने समझाने की कोशिश किया है, ये पहला सवाल हो गया, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन ठीक से ध्यान से समझिए क्या पूछा जा रहा है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आधा, हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर माउंट किया हुआ है, ठीक है, इस तरह का है वेसल, नीचे हेमिस्फीयर है और ऊपर है सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, ये है डायमीटर, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं, डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ रहा है ना। अच्छा उसके बाद एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, ये है टोटल हाइट, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट। तो हमें निकालना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, अब इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है,
तो देखो ये वेसल बना है दो चीजों से, एक तो हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर है। हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है, उससे हमने रेडियस निकाल लिया। तो हेमिस्फीयर में क्या होता है, जितनी रेडियस होती है उतनी ही उसकी हाइट भी होती है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर की हाइट और रेडियस सेम होती है, तो इसका इतना पोर्शन क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये वाला सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर 13 - 7, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगी 13 - 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ रही है ना, कि जो ये टोटल हाइट दे रखी है, तो हाइट ऑफ द हम सिलेंडर निकाल सकते हैं। तो बस हम वही लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इक्वल टू हो जाएगा 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। फिर टोटल हाइट ऑफ द वेसल दिया 13 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये सब लैंग्वेज तो आप लोग लिख ही लोगे, मैं समझाना है खाली। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर गिवन है, तो अभी मैंने यहां दिखाया। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर ऊपर माउंट किया हुआ है उसकी हाइट क्या हो जाएगी 13 - 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, इतना तो आप लोगों ने निकाल लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया वो होता है जो हम छू सकते हैं। अब इसके अंदर हाथ डाल के जब छुएंगे तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ही तो हमें निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हॉलो वेसल है, इसके अंदर हम हाथ डाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। बात समझ में, अगर किसी गिलास के अंदर हाथ डाल के हम घुमा सकते हैं, समझ लो उसको पेंट कर सकते हैं, दैट इज सरफेस एरिया, क्लियर। तो इसमें हमें टोटल वोटल कुछ नहीं लगाना, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब इन दोनों का सरफेस एरिया हमें निकालना है, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या हो जाएगा, अब हम लिख लेते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया के लिए हम एस ए लिख देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 9th क्लास में भी सीखा है कि पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। तो आधे मतलब हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर मतलब आधा, तो आधे का क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2πr², ये हो गया। और प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πrh। ये कैसे हुआ ये भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को, 2πrh कैसे हुआ। देखो स्फीयर क्या होता है, एक बॉल होता है, तो उसका तो 4πr² बताया, आधे का हो गया 2πr, लेकिन सिलेंडर का 2πrh कैसे होता है सरफेस एरिया। जैसे अब आप ये पेपर देख रहे हो, ये कागज, ठीक है, ये पेपर आप देख रहे हो, तो इसकी क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है। अगर इसका एरिया हम निकालने के लिए बोलेंगे तो आप क्या कहोगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। अगर इसको हम फोल्ड करके यूं बना देते हैं, एक सिलेंडर जैसा बना देते हैं, तो ये क्या है, इसका ये पोर्शन जो है ये एक सर्कल जैसा हो गया, ना। तो सर्कल की सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr और ये जिसकी ब्रेथ थी वो हाइट के रूप में हो गई, तो वही 2πr इंटू एच, जो कि पहले हमारा क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ रही है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो बस उसी तरह से इसका ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh, क्लियर, ये बात समझ में आई।
टू पाई आर हमारी लेंथ जो गोल हो गई, तो टू पाई आर सर्कल का एक सरकमफ्रेंस जैसा हो गया, सर्कल की परिधि हो गई, इसको हिंदी में बोलते हैं। और हाइट जो है, ब्रेथ जो है हाइट बन गई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। तो बस अब इसको हम, अब इसमें आर तो दोनों का सेम ही है, पाई भी सेम होता है, तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो जाता है तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में टू पाई आर कॉमन ले सकते हैं। टू पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ हुआ आर और इधर बचा हमारा एच। बस अब इसे वैल्यू पुट कर देंगे और आ जाएगा हमारा आंसर। तो टू पाई की वैल्यू है 22/7 और आर हमारा है 7। यहाँ पे आर है 7 और प्लस एच है। एच कितना आया था हमारा? एच आया था 6। हाँ, एच हमारा 6 आया था, यहाँ निकाला था हमने। एच आया था 6। एच किसका? सिलेंडर का। हाँ, रेडियस तो निकाला हमने, यहाँ सिलेंडर का एच भी लिखना है। इधर लिख दिया था, इधर नहीं। टोटल हाइट अब तो वैसे हाँ ये है 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक। तो 6 ये हो गया। रेडियस है 7 और हाइट ऑफ द सिलेंडर है 6। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा हो गया 44 और इंटू 7 प्लस 6 कितना होता है? 13। तो क्या हो जाएगा? 13 को 44 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 13 4 जा 52, कैरी ओवर 5, 13 4 जा 52, 52 और 5 57, 572। तो ये हमारा आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? सरफेस एरिया वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं, उसको सरफेस एरिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया? कैसे किया है ध्यान से देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई चीज इसे समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह के सवाल हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। एक टॉय है जो कि इस टाइप का बना हुआ है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। इस तरह से एक पहले हेमिस्फीयर है, ठीक है बच्चों, और उसके ऊपर एक कोन है, माउंट किया हुआ है कोन, इस टाइप का थोड़ा है। ठीक है, ऐसा है टॉय। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या है? R क्या दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। अब ये टोटल हाइट ऑफ द टॉय ये कितना है? 15.5 है। ठीक है, तो हमने बताया था हेमिस्फीयर में जितना रेडियस होता है उतनी हाइट होती है इसकी। ठीक, तो अब हम कोन की हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ एच ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 15.5 माइनस 3.5। ठीक है, तो क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर आ गया हाइट ऑफ द कोन। एच मीन्स हाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है बच्चों, तो पहले हम देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को हम सी से लिख देते हैं शॉर्ट में। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है? ये तो आप लोगों को पता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस कोन का क्या होता है? पाई आर एल। अच्छा, तो एल तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, पाई आर एल। एल क्या होता है? जो कोन होता है ना, जैसे ये कोन है, ये हमारा कोन है। ठीक है, तो ये तो इसकी हाइट होती है, लेकिन जो स्लांट हाइट होती है, जो तिरछी वाली हाइट होती है, उसको हम बोलते हैं एल। तो एल हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे एल निकालते हैं। एल निकालने का फॉर्मूला क्या है? जैसे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है ना, बस वही सेम चीज इसमें अप्लाई करना है। तो हमारा एल आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका बेस क्या है? बेस है रेडियस जो कि 3.5 है ना, और हाइट है ये हमारी जो हमने निकाली है 12। तो बस हम इसी तरह से एल निकाल लेते हैं। ठीक, तो
एल हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, तो इसका एल स्लांट हाइट, इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, तो हम यहां पे निकाल लेते हैं इसको। स्लांट हाइट जिसको एल कहते हैं ऑफ कोन इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, स्लांट हाइट एल ऑफ कोन ये हो जाएगा। तो हमारा एच क्या दिया हुआ है, एच तो हमने निकाला हुआ है, कोन का हाइट 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस 3.5 का स्क्वायर और इसको अंडर रूट ले लेंगे। 3.5 को हम थोड़ा सा छोटा करके लिख लें, 3.5 को 35/10 करके लिख लें, इसको शॉर्ट में लिख लेंगे। मतलब 3.5 है क्या एक्चुअली, ये है 7/2। कैसे है 7/2 ये बता सकती हूँ। देखो 3.5 है तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको 5 से काटो, अगर 5 से 35, 5 to 10, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3.5 की जगह नहीं तो 35 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 12 स्क्वायर प्लस 7/2 होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस ये हो जाएगा हमारा 49/4। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा इसका एल से हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 4 16 17 कैरी ओवर 1 576 प्लस 49। ठीक है, ये हो गया। ये समझ में आ रहा है ना, थोड़ा इधर मैं जगह कम है इसलिए ऐसे लिख रही हूँ। अब 576 और 49 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625 और अपॉन में 4 अंडर रूट। तो कितना आ गया 625 का अंडर रूट क्या होता है 25 और 4 का 2, तो 25/2 आ गया। एल हमारा आ गया 25/2। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो बस 25/2 ले लो, या इसको अगर पॉइंट में लिखना है तो 12.5 हो जाएगा। जैसे भी आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, बस तो 12.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो अब हम यहाँ पे एल की वैल्यू बिठा देंगे। पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए कॉमन लेना जरूरी होता है। अब देखो इसमें पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम पाई आर ले लेते हैं कॉमन। अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा 2r और प्लस एल। ठीक है, इजी है। तो पाई की वैल्यू हमारी 22/7 और आर कितना दिया हुआ है हमारा, आर है 3.5। 3.5 को हमने क्या बनाया था 7/2 बनाया था ना, तो बस 3.5 को हम 7/2 यहाँ पे लिख देंगे और ब्रैकेट में 2 × 7/2 और प्लस एल को भी हम जो 25/2 निकाला था ना यही डाल देते हैं, तो 25/2। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 काटेंगे 11 बार जाएगा, तो ऐसा हो गया। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये अंदर हो गया 7 + 25/2। ठीक है, या इसको 12.5 लिख लो, जो भी लिखना चाहो ऐसे भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7 2 जा 14, 14 + 25/2। ठीक है, अब 25 में से 14 तो 39/2 हो जाएगा। 11 × 39/2। अब इसको सॉल्व कर लो, या ये थोड़ा सा देखो बड़ा हो रहा है तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, 25/2 नहीं 12.5 लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, इसको देखो, इसको हटाओ, हो जाएगा कैलकुलेशन करके ये भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो जो कैलकुलेशन छोटा लगे वही करना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने निकाला है 12.5 निकाला हुआ है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखो नीचे कर लेते हैं 11 7 + 12.5, तो कितना हो गया 11 × 12.5 में से 7 जोड़ोगे तो 19.5 हो गया ना इजी। अब बस 11 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। ठीक, 19.5 को 11 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 5 जा 55 कैरी ओवर 5, 11 9 जा 99, 99 में से 5 जोड़ेंगे 104 कैरी ओवर 10, 11 1 जा 11, 11 और 10 21। अब पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे भी हो जाता, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था इसलिए मैंने पॉइंट वाला नंबर ले लिया। जब जैसे सुविधा हो वैसे आप लोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमें फ्रैक्शन वाला नंबर ज्यादा इजी लग रहा था तो हमने फ्रैक्शन ले लिया। ठीक है, यहाँ हमने 12.5 निकाला हुआ ही था तो वो ले लिया। तो बस यही सब चीजें ध्यान में रखनी है कि कैलकुलेशन गलत ना हो। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ही हम कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो अलग अलग करेंगे ना तो बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो वैसे भी कर सकते थे, वो भी इजी ही था। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्यूबिकल ब्लॉक में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होती है ना। इस तरह का एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। अब इस ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इस तरह से इस ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? तो हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? इस ब्लॉक की साइड ही होगी, ठीक है। ग्रेटेस्ट डायमीटर ब्लॉक के ऊपर अगर हेमिस्फीयर ऐसे रखा है तो उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर का क्या हो सकता है? साइड ऑफ द ब्लॉक। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? देखो मैं कोशिश करती हूँ समझाने की। जैसे मान लो ये क्यूब तो नहीं है, क्यूबॉइड टाइप का है, ये है। अब इसके ऊपर एक हम हेमिस्फीयर ऐसे रखे, यूं रखे, हेमिस्फीयर ऐसा रखे, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो अगर हम ऐसे हेमिस्फीयर रखें तो उस हेमिस्फीयर की जो डायमीटर होगा, जो उसका डायमीटर होगा, तो डायमीटर क्या होगा? इस ब्लॉक की साइड ही तो डायमीटर होगा, तभी तो पूरा वो उसको ढक लेगा, ठीक है बच्चों। तो हमें ये पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो हेमिस्फीयर कैन हैव 7 सेंटीमीटर डायमीटर, 7 सेंटीमीटर डायमीटर। फिर उसके बाद बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस तरह का जो सॉलिड बना हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इस पूरे का सरफेस एरिया क्या होगा? तो देखो इसका सरफेस एरिया क्या हो सकता है, मैं बताती हूँ। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसका सॉल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा? देखो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6a², पता है, a मींस साइड, ठीक है। जहां पे a इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर यूं रखा हुआ है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr², मालूम है? तो वो तो 2πr² होगा प्लस 2πr²। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। देखो क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। हमने बताया था आप लोगों को सरफेस एरिया क्या होता है, जिस चीज को हम टच कर सकेंगे। तो अगर ये क्यूब के ऊपर ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है तो हमें सरफेस एरिया निकालना है, कैसे? तो इस पूरे हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकलेगा, इस क्यूब का सरफेस एरिया निकलेगा। लेकिन जो ये हेमिस्फीयर क्यूब के ऊपर रखा हुआ है, तो ये एरिया तो इसने कवर कर लिया। कौन सा एरिया कवर कर लिया? ये हेमिस्फीयर का जो ये पार्ट है, ये एक सर्कल दिख रहा है ना, ये एक सर्कल जैसा है, तो ये एरिया कवर हो गया, मींस πr² एरिया तो इसने कवर कर लिया। तो जो रिजल्टिंग सॉलिड है, जो सॉलिड बना, तो क्या हुआ? 6a² क्यूब का एरिया प्लस 2πr² हेमिस्फीयर का एरिया। लेकिन माइनस करना पड़ेगा हमें ये एरिया जो कि ये ढक रहा है, जो कि ये इसके ऊपर रखने से ढका जा रहा है। तो कौन सा एरिया है वो? πr², एक सर्कल का एरिया। क्योंकि देखो इसका ये किनारा देखो एक सर्कल बना रहा है ना, तो सर्कल का एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा, तब आएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। ऐसे कर देने से गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो 6a² क्यूब का एरिया है, आप लोगों को पता है। 2πr² हेमिस्फीयर का एरिया, ये भी पता है। लेकिन जब ये ढका जा रहा है, इस तरह से अगर हम ढक रहे हैं, तो ये एरिया तो अंदर रह गया ना। तो हमने बताया ना सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? जिसको हम छू सके, जिसको हम पेंट कर सके, ऐसा एरिया सरफेस एरिया होता है। इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा? πr², जो कि एक सर्कल का एरिया होता है। तो जब ऐसे कटोरे को हम रखेंगे तो वो सर्कल वाला एरिया तो छुप जाएगा, तो इसलिए हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो हमारा ये ऐसा हो जाएगा 6a² प्लस πr², ये हमारा हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अच्छा, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट डायमीटर इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर, जो कि साइड ऑफ द क्यूब है। जब डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और आर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ रेडियस यूज करना है और ए तो 7 दिया ही हुआ है, तो बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर भी हमारा है 7/2, तो 7/2 × 7/2, बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो 6 इंटू 49 प्लस, देखो 7 से 7 कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा 11, तो ये हमारा 77 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 जा 54, कैरी ओवर 5, 6 4 जा 24, 24 5 29 प्लस 77/2। इसको भी हम अगर पॉइंट में निकाल लें या पॉइंट में ही निकाल लेते हैं तो फिर जोड़ने में इजी हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 17, 2 8 जा 16.5 38.5। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, आ जाएगा हमारा आंसर। इसको इधर हम जोड़ लेते हैं, 294 प्लस 38.5, ये 0.0, ये हो गया 8 4 12 हासिल 1, 9 3 12 1 13 और ये हुआ 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन पे बिल्कुल ध्यान देना। अब जैसे हमें यहाँ लगा कि हम इसको ऐसे डिवाइड करके, छोटे नंबर है इसको पॉइंट में निकाल लें, उसके बाद कैलकुलेट करें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। वैसे अपॉन में 2 करके थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो जब जैसे सुविधा लगे वैसा आप लोग करिए, लेकिन कैलकुलेशन जल्दी हो और गलत ना हो, बस इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना क्या समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताऊंगी। तो 4 क्वेश्चंस मैंने 12.1 के करवा दिए हैं, बाकी आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं और समझ के करना है। ठीक है बच्चों, तो बाकी आप लोग देख लीजिए, अपना प्रैक्टिस करिए और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होंगे। ठीक है, सारे फार्मूले वगैरह लर्न करके रखो। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।